बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी, ठीक है। आज के इस लेक्चर में 1.3 करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि जितने भी हम एक्सरसाइज कर ली हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस वीडियो के दरमियान में बताता रहूँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन में ट्रिक्स में बता देता हूँ, क्वेश्चंस में मैं ये भी बता देता हूँ, साथ साथ मिड में, शुरू में, एंड पे ये भी बताता जाता हूँ कि ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में आता है, ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में आता है। तो SLO बेस भी मैं इसमें बताता जाता हूँ कि किस तरह SLOs बेस क्वेश्चंस होते हैं। तो सारी वीडियो को देखा करें, वॉच किया करें ताकि आपको हर चीज़ पता चल सके और आपके लिए ये मैथमेटिक्स मुश्किल ना हो, आसान हो जाए। क्योंकि मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो बहुत ही आसान तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैथ के ट्रिक्स भी बताता हूँ, मैं मैथ के ट्रिक्स भी देख लिया करें, सुन लिया करें। और इसके बाद जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तकरीबन नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में आपके पास फेडरल बोर्ड पेपर पैटर्न भी बता देगा कि किस तरह हमारा पेपर आएगा, किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और सॉल्व भी कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आज अभी हम जो एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं वो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये भी बताता जाऊँ, ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं ये अगर आप देखेंगे तो आपने ये 7th में और 8th में भी ये क्वेश्चन किए हैं और इसमें भी हमने ये क्वेश्चन करेंगे। अभी हम ये क्वेश्चन इस बुक में भी दिए गए हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि आपको याद हो। ये इसको SLO कहते हैं कि आपको पुरानी बुक वाले क्वेश्चन याद हैं, वो किस तरीके से आप लोगों ने किए थे, सारा इसमें बताया जाएगा। इसमें मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, सब चीज़ के ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है बेटा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो लास्ट बैंक स्टेटमेंट थी कासिम की, तो उसका जो बैलेंस था अपने अकाउंट में वो था 1,75,000 रुपये, यानी 1,75,000 रुपीज़ था इन इस चेकिंग अकाउंट। जब उसने अकाउंट को चेक किया, ही रोट वन चेक, एक चेक उसने लिखा 45,790 रुपीज़ का, एंड अनदर चेक उसने लिखा 1,12,921 का। वो कहता है व्हाट इज़ द करंट बैलेंस। अब एक चेक उसने लिखा इतने रुपीज़ का, दूसरा इतने रुपीज़ का, ये चेक लिखकर उसने पैसे निकलवा लिए। अब 1,75,000 से ये पैसे उसने निकलवा लिए, तो बाकी कितने पैसे बचेंगे उसके अकाउंट में। तो हम क्या लिखते हैं, इनिशियल, पहले तो हम ये लिखेंगे कि इनिशियल अकाउंट में कितने पैसे थे। इनिशियल बैलेंस लिखना है हमने, पहले हमने लिखना है इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस हमारे पास कितना था, 1,75,000 रुपीज़ था। ये हमने, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6th-7th क्लास की लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इनिशियल बैलेंस था। पहला चेक जो उसने लिखा वो कितना था, वो हमारे पास था 45,790 रुपीज़ का था। चेक फर्स्ट लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, इसको नाम 1 का नाम देते हैं। इसके बाद जो दूसरा चेक लिखा, दूसरा चेक उसने लिखा कासिम ने, सेकंड चेक वो लिखा 1,12,921 रुपीज़ का चेक लिखा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल
यानी कि टोटल जो चेक की अमाउंट थी, टोटल अमाउंट ऑफ चेक, यानी कि जो चेक लिखे, पहला चेक लिखा, दूसरा चेक लिखा, पहला चेक लिखा उसने कासिम ने, यानी कि ठीक है, वो कितने का लिखा, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, 45,790 रुपीज़ का, प्लस सेकंड चेक लिखा 1,12,921, यानी कि जो चेक उसने लिखे हम उसकी अमाउंट को क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। जब हम इसको कैलकुलेटर से टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,58,711 रुपीज़, यानी कि इस अमाउंट का उसने चेक लिख कर दे दिया, दोनों चेक लिख दिए। तो वो कहते हैं हम उसके अकाउंट में बाकी करंट बैलेंस कितना बचेगा, तो हम लिखते हैं करंट बैलेंस। अब करंट बैलेंस का मतलब क्या है कि जब उसने ये चेक लिखे टोटल अमाउंट के, जब उसने बैंक में से निकलवा लिए, डिपॉजिट कर लिए, यानी टोटल अमाउंट हमारे उसके पास थी 1,75,000, ये अमाउंट उसके पास थी, माइनस करना है जो चेक उसने लिखे थे 1,58,711 रुपीज़ के, ठीक है, ये करंट बैलेंस आ जाएगा। यानी टोटल में से जो उसने चेक लिखे वो हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी, यानी कि उसके करंट बैलेंस आ जाएगा 16,289 रुपीज़, ठीक है, ये उसके पास करंट बैलेंस आ जाएगा। बस अब देखो हमारी, मैं एक और तरीके समझाता हूँ। अब मेरे फ़र्ज़ के अकाउंट में 1,75,000 है, मैंने 1,58,711 रुपीज़ का चेक दिया बैंक वाले को, उसने ये चेक निकाल दिया, पैसे मुझे दे दिए। अब मैं पूछता हूँ बाकी कितने बचे, तो बाकी क्या है, मेरे पास जो अमाउंट थी उसमें से ये वाले पैसे निकाल दिए जो मैंने ले लिए, तो बाकी हमारे पास अकाउंट में कितने पैसे बच जाएंगे, 16,289 रुपीज़ हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं, वो भी बहुत आसान ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर, यानी क्या किया, आखिरी यानी कि पिछला वीक जो गुजर चुका होता है, उसने क्या गाड़ी चलाई, 283.4 किलोमीटर गाड़ी चलाई, और उस पर पेट्रोल कितना खर्च हुआ, 16.2 लीटर का पेट्रोल लगा, ठीक है। ही सेज, उसने कहा डैट ही एवरेज 1.7 किलोमीटर पर लीटर, उसने कहा है कि ये 1.7 यानी कि 1.7 किलोमीटर पे 1 लीटर पेट्रोल लगे। तो आप ये बताएं कि अगर ये इस तरह की कंडीशन हो तो कितना पेट्रोल लगेगा। उसने कहा है कि इतना लगता है। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, ये आंसर उसका ठीक है, एक्सप्लेन करें, ठीक है। मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि 1.75 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल खर्च नहीं होता इस रेशो के मुताबिक जो उसने रेशो दी गई है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हमारे पास, यानी कि किलोमीटर, यानी कि हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन किलोमीटर है, यानी किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस, ये मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, डिस्टेंस। मैं पहले इसका डेटा लिखना चाह रहा हूँ। डिस्टेंस होता है एस से शो करते हैं, और ये कितना है 283.4 किलोमीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या किया, लीटर पेट्रोल। अब टोटल पेट्रोल ठीक है, टोटल पेट्रोल यूज्ड, वो कितना यूज हुआ है हमारे पास, 16.2 लीटर, ठीक है। अब वो क्या कहता है, इसका किलोमीटर पर लीटर निकालना है, ठीक है।
एवरेज निकालनी है, मैं एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज निकालनी है, एवरेज फ्यूल क्या होगा, डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय पेट्रोल यूज्ड, ठीक है, या टोटल, ये टोटल पेट्रोल यूज्ड। अब हम टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा 283.4 डिवाइडेड बाय पेट्रोल यूज हुआ 16.2 लीटर, तो हमारे पास कितना आ गया 17.5 किलोमीटर पर लीटर ये पेट्रोल, तो इतना यूज़ हो गया। अब जब पेट्रोल इतना यूज़ हुआ लेकिन उसने कहा है कि इतना आता है, जो एवरेज है वो इतनी होती है, लेकिन हमारे पास एवरेज कितनी निकली, एवरेज हमारे पास इतनी लिखी, हम क्या कहेंगे आगे, क्या कहता है, इज हिज आंसर रीजनेबल, इसका आंसर रीजनेबल है, नो हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल, ठीक है। आगे हम क्या लिखेंगे, नो हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल। अब देखें मैंने लिख दिया नो हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल, क्यों रीजनेबल नहीं है, विच इज सिग्निफिकेंटली हाई, क्यों, क्योंकि द करेक्ट, बिकॉज, इधर मैं लिख देता हूं, बिकॉज द एवरेज about approximately 17.5 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, विच इज, इधर लिखेंगे विच इज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, जो हमारे पास रिजल्ट आया वो तो बहुत हाई है, जो उसने बताया था कि 1.7 है, तो एवरेज जो निकले 17.5, तो ये तो हाई है, तो ये इसका रिजल्ट क्या है, नॉट रीजनेबल, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बेटा, बस यही स्टेटमेंट लिखनी थी, उसने कहा था ना कि एक्सप्लेन करें, तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2। अब यार्ड क्या होता है, यार्ड होती है डायमेंशन, यानी लेंथ और विड्थ टोटल करके यार्ड बनाया होगा, ठीक है। अब फैब्रिक का एक, यानी कि एक कपड़े का टुकड़ा लिया 3.2 यार्ड का, ठीक है, जिस तरह मीटर कहते हैं 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, इस तरह यार्ड एक बहुत छोटी ही वैल्यू होती है जो हम यूज़ नहीं करते हैं अब, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया कि 3.2 यार्ड का जो कपड़ा उसने लिया उसकी प्राइस 139.2 है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, यानी कि एक यार्ड की फैब्रिक फाइंड करनी, यानी 3.2 यार्ड की इतनी है, तो एक यार्ड की कितनी होगी हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अब सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, पहले तो टोटल प्राइस लिख देना, टोटल प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस है 139.2 रुपीज़। अब यार्ड कितने हैं, टोटल यार्ड कितना है, ये टोटल यार्ड हमने लिख दिया, टोटल यार्ड हमारे पास है 3.2, तो कॉस्ट पर यार्ड फाइंड करनी है, कॉस्ट पर यार्ड फाइंड करने के लिए जो हमारे पास अमाउंट होती है, अमाउंट को उस जो यार्ड दिए गए, जितने भी यार्ड दिए गए उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब भी हम बड़ी से छोटी वैल्यू में थे, ये तो बड़ी वैल्यू 3.2 यार्ड हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो जब बड़ी वैल्यू को हम छोटी वैल्यू में
चेंज करते हैं तो डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 43.5 पर यार्ड, आगे क्या लिखेंगे, पर यार्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि एक कपड़ा हमने लिया, फर्ज के 3.2 मीटर लिया, यार्ड भी हम नहीं कह सकते, नहीं कहें तो 3.2 मीटर लिया, तो वो कहते हैं 1 मीटर कितनी वैल्यू होगी, तो 1 मीटर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 मीटर की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है मेमुना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर। मेमुना कितने किलोमीटर चलती है एक घंटे में, 3.5 किलोमीटर, यानी स्पीड। अगर हम देखें ना, ये स्पीड दी गई है, अगर आपको याद हो, आपने फिजिक्स में स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी होगी, डिस्टेंस की पढ़ी होगी, वेलोसिटी की पढ़ी होगी, तो ये वही एक किस्म का फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। क्या लिखेंगे, वॉकिंग स्पीड, हम इधर लिखते हैं वॉकिंग स्पीड। वॉकिंग स्पीड कितनी थी, 3.5 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 3.5 किलोमीटर मेमुना चलती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, टाइम कितना स्पेंड होता है, टाइम 12 घंटे वो चलती है, ठीक है। मेमुना 12 घंटे चलती है। टाइम स्पेंड वॉकिंग, टाइम कितना लगाती है वॉकिंग पे, 12 आवर, ठीक हो गया। अब फाइंड क्या करना है, वो कहते हैं कितना किलोमीटर चलती है, यानी कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं इधर लिख देता हूँ, ये पूरा डेटा मैंने लिख दिया। अब इसका आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम क्या लिखेंगे इसमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास स्पीड होता है, जो हमारे पास स्पीड होता है ना, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ फार्मूला भी, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड का। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्पीड कितनी है हमारे पास, 3.5, इसमें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यूनिट एंड पे लिखना होता है। टाइम कितना है, 12 आवर्स। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई में क्या हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 42 किलोमीटर वो चलती है। मेमुना कितना चलती है, अब डिस्टेंस किस में होता है, किलोमीटर में, तो हमने डिस्टेंस किलोमीटर में लगा दिया, तो क्या हुआ, मेमुना कितने किलोमीटर चलती है, 42 किलोमीटर चलती है, ठीक है बेटा। ये देखें, आपको ये भी लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो 5-6 में हमने पढ़े थे, तो ये उसी तरह ही क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इस तरह के, ये जो स्पीड वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन में पेपर में आता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें स्टूडेंट फार्मूला भूल जाते हैं, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ना, ये फार्मूला भूल जाते हैं या इसका यूनिट भूल जाते हैं, तो इस तरह की गलतियां करते हैं। तो वो इस यही चीज़, ये जो चीज़ दी गई है ना, ये SLO है, इसको SLO कहते हैं। SLO ये नहीं है कि आपको बुक से बाहर कोई चीज़ दे देंगे, बुक से बाहर तो कोई चीज़ दे ही नहीं सकते हैं वो। देखें, अगर स्पीड दिए 3.5 दिया गया है तो वो 4.5 कर देंगे, या 5 कर देंगे, या 6 कर देंगे। आवर्स कितने के हैं, 12 दिए गए तो इधर 10 कर देंगे, बस सिर्फ नंबरिंग की चेंजिंग होती है, क्वेश्चन उसी तरह ही होते हैं सारे। ये ऐसे ही बताया हुआ कि SLO बहुत मुश्किल हो गया, ये हो गया, आउट ऑफ कोर्स पेपर आ जाएगा, ये पेपर आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाइकिंग क्लब वेंट अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब था, उसने 7 डे का ट्रिप किया। कहाँ किया, ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल, यानी कि वो रोज़ाना चलते थे 5.5 किलो माइल से लेकर 7.5 माइल तक, यानी कोई 5.5 चलता था, कोई 5.6 चलता था, कोई
7.5 भी चलता था, यानी कि 5.5 उनका क्या था, अब जगह थी कि यहाँ तक चलना है, इससे आगे भी चल सकते हैं। तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो 7.5 है, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है, 5.5 किलो माइल्स तो आपने चलना ही चलना है, उससे आगे 7.5 माइल तक आप चल सकते हैं। इट इज रीजनेबल टू एज्यूम डैट द क्लबिंग द डे डैट क्लब हाइक्ड, वो कहते हैं कि हर डे वो कितना चलते थे। अब वो जो चलते थे उसकी ये ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या लेस देन 35 माइल चलते थे, बिटवीन 35 एंड 55 माइल चलते थे, इक्वली 55 माइल चलते थे, या मोर देन 55 माइल, यानी कि 7 दिन में उन्होंने कितना माइल्स तय किया। ठीक है, देखो 5.5 से 7.5 था ना माइल चलते थे हर दिन, तो 7 डे में कितना चलते थे। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एवरी डे माइल्स। मिनिमम डिस्टेंस क्या था, तो मिनिमम डिस्टेंस सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। देखें सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ये मिनिमम डिस्टेंस था, माइल्स था, ये मैक्सिमम माइल्स था। तो अगर मिनिमम माइल्स जो चले थे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैक्सिमम को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल माइल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस। सबसे पहले लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना था हमारा 5.5, कितने दिन 5.5 माइल्स चले हैं, 7 डेज चले हैं। तो कितना टोटल डिस्टेंस हो गया, इसका टोटल डिस्टेंस हो गया 38.5 माइल्स चले, अगर उनका क्या हुआ, मिनिमम डिस्टेंस चले थे। नेक्स्ट पे आते हैं मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम डिस्टेंस उनका था 5.7 और 7.5 मल्टीप्लाई 7, तो टोटल जो मैक्सिमम डिस्टेंस तय किया उन्होंने वो था 52.5। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 52.5 माइल्स चले। अब हमने क्वेश्चन की तरफ दोबारा आना है। जब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं, उसने कहा कौन सा रीजनेबल है इसमें, लेस देन 35 माइल्स। लेस देन तो हो भी नहीं सकता, शुरू ही यानी स्टार्टिंग पॉइंट ही 38.5 से था, तो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बिटवीन 35 एंड 55 माइल, यानी 35 और 55 के दरमियान चलने होंगे। 35 यानी ये 38 है, यानी 35 से आगे है तो दरमियान आ गया। 55 माइल्स मैक्सिमम है तो इधर 52 है, तो ये ठीक लग रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली ठीक ही है। हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं, देखें इक्वली 55 माइल, इक्वली तो है ही नहीं क्योंकि 38 भी है और 55 तो है ही नहीं इस दोनों में। ठीक है, मोर देन 55 तो 55 से ज़्यादा भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्या है, बिटवीन, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव में नहीं आता सवाल। 35 एंड 55 माइल्स, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास है ये वाला ऑप्शन, यानी 35 और 55 के देखो दरमियान है कि नहीं है। सिर्फ ये चीज़ हमने बतानी है कि ये क्या चीज़ है, बस ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये सब्जेक्टिव में बार बार कह रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव में नहीं आता, ये ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या है, फॉर अ क्लास पार्टी, एक क्लास पार्टी हुई है स्टूडेंट काउंसिल की, परचेज 42 बैलून्स, उन्होंने 42 बैलून्स खरीदे, तो हर बैलून की कीमत थी 1.85, यानी हर बैलून 1.85 का था। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर बैलून, तो जो स्टूडेंट काउंसिल थी वो कितने पैसे पे करेगी। ये भी बहुत आसान सवाल है, ये तो आप टिप्स पे भी कर सकते हैं कि एक बैलून 1.85 का है तो 42 बैलून कितने के होंगे। ठीक हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बैलून्स पहले देखते हैं।
बैलून्स। कितने हमारे पास 42। ठीक है। कॉस्ट पर बैलून कितनी है? कॉस्ट पर बैलून यानी कि हर एक बैलून की कीमत कितनी थी? 1.85। अब ये देखो इसमें क्या था हमारे पास, एक बैलून की कीमत की थी, तो ज़्यादा बैलून की करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले वाले में क्या किया था हमने? डिवाइड किया था, क्योंकि वो ज़्यादा यार्ड था और कम यार्ड पे आना था। अब ये ज़्यादा कम बैलून है, एक बैलून की कीमत दी गई है, ज़्यादा बैलून की तरफ आना है, तो हम क्या करेंगे? टोटल बैलून की अमाउंट फाइंड करते हैं। ठीक है। टोटल अमाउंट पेड, कितना पे करेंगे जो स्टूडेंट कौन सा है। मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, देखिए 42 मल्टीप्लाई 1.85। ठीक है, ये हमारी टोटल बैलून की वैल्यू होगी। तो हम इधर क्या लिखेंगे, कितनी आएगी? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 77.70 रुपीज़ आएगी। कितने बैलून की कीमत आएगी? 42 बैलून की इतनी कीमत आएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव में इस तरह छोटे छोटे बहुत छोटे क्वेश्चन भी नहीं देते हैं और बहुत बड़े क्वेश्चन भी नहीं दिए जाते हैं आप लोगों को। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ आएंगे। 7 में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक पूरा बैनर बनाते हैं। ठीक है, यार्ड मैंने अभी बताया, यार्ड क्या होता है? डायमेंशन होती है। ठीक है, यानी लेंथ और विड्थ को मेजर करते हैं पूरा। ठीक है, एक बैनर बनाते हैं। दे पेड 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। ठीक है, कपड़ा जो बैनर के लिए कपड़ा होता है, आजकल तो पेनाफ्लेक्स आ गए, पहले कपड़ा होता, कपड़े के ऊपर बनाया जाता था। ठीक है, फैब्रिक्स 3.7 यार्ड पर यार्ड, फैब्रिक कितना है? 3.5। अब उन्होंने 4 यार्ड फैब्रिक खरीदा। ठीक है, एंड 9 फॉर द फॉर्म टू गो अराउंड द बैनर। ठीक है, और 9 रुपीज़ क्या था हमारे पास? फॉर्म टू गो अराउंड टोटल जो फैब्रिक के यानी कि फर्ज के, ये हमारा बैनर है इधर से इधर तक, तो इधर इर्द गिर्द जो उन्होंने कपड़ा लगाया, जो उन्होंने यानी कि क्या कहते हैं उसे, बॉर्डर लगाई, तो उसके कितने रुपीज़ हुए? 9 रुपीज़ हुए। ठीक है, द बैनर 10 यार्ड पैरामीटर। ठीक है, उसका पैरामीटर कितना हो गया? 10 यार्ड हो गया। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ बैनर? बैनर की विड्थ क्या होगी? देखो मैंने अभी बताया ना, यार्ड में लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट सॉल्यूशन में लेट द लेंथ ऑफ बैनर, लेंथ ऑफ बैनर कितनी है? L। फिर क्या लिखेंगे? लेट द विड्थ, ये विड्थ हो गया, ये लंबाई, ये चौड़ाई, हम इस तरह भी कह सकते हैं। विड्थ ऑफ बैनर कितना है? W। ठीक हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं? अब उसने लेंथ हमें दी गई है, लेंथ हमें बताई गई है, लेंथ इज इक्वल टू 4 यार्ड, ऊपर बताइए द ग्रुप ऑफ 4 यार्ड लॉन्ग, यानी लंबा है। ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, यार्ड लिख दें आगे। ठीक है, इसके बाद पैरामीटर, ये लिख दिया। लेंथ को L से शो करते हैं, विड्थ को W से शो करते हैं। लेंथ कितनी है? 4 लॉन्ग यार्ड। और पैरामीटर, अब पैरामीटर की तरफ आते हैं, तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर भी हमें दिया गया है, पैरामीटर 10 यार्ड है। पैरामीटर कितना दिया गया है? इज इक्वल टू 10 यार्ड। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फैब्रिक। अब क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ फैब्रिक। कॉस्ट ऑफ फैब्रिक भी बताई गई थी, कितनी बताई गई थी? 3.75 रुपीज़, 3.75 पर यार्ड, पर यार्ड। ठीक है, ये हमें बताया गया था। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है विड्थ। तो सबसे पहले तो पैरामीटर लगाना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये लिखता हूँ,
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का जब पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारा पैरामीटर का फार्मूला है। लेंथ का जो पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब पैरामीटर की वैल्यू क्या थी, पैरामीटर तो हमें बताया गया था, कितना था पैरामीटर 10। मैं इसकी वैल्यू जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ भी हमें बताई गई थी, वो कितनी थी 4, प्लस विड्थ हमें नहीं पता है, विड्थ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू 4 प्लस विड्थ। ये आसान हो गया। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई भी 2 को कर सकते हैं 4 से और W से, फिर इधर ले आए फिर भी ठीक है। अगर 2 को पहले डिवाइड कर देते हैं तो 2 5 are 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 are 10 हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 इक्वल टू 4 प्लस W, यानी W क्या है विड्थ है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 5, 4 को इधर ले आए -4 इक्वल टू W यानी विड्थ। तो विड्थ किसके इक्वल हो जाएगी 1 के, तो मैं इसको सही लिख देता हूँ, W यानी विड्थ इज इक्वल टू 1 यार्ड। अब जो हमें यूनिट बताया गया था हमने वही यूनिट इधर यूज़ करना है, और यूनिट इधर यूज़ ही नहीं करना, मीटर सेंटीमीटर ये नहीं करना। हमें यार्ड बताया गया था, हमने यार्ड यूज़ कर दिया, तो क्या हुआ विड्थ इज इक्वल टू 1 यार्ड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बिजनेस के हवाले से, अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर 20 लाख रुपीज of which 3/5 is the capital and the rest is debit। अब एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है और डेबिट क्या होता है, पहले तो ये आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये आपकी जरूरत की नहीं है चीजें, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एसेट जो होता है ये टोटल हमारे पास होती है चीजें, यानी कि हमारे पास घर हो गया, जो हमारे पास रुपीज होते हैं, जो हमारे पास ज्वेलरी होती है, सारी चीजें इसको मिलाकर होते हैं। कैपिटल क्या होता है, जो कैपिटल होता है ये जो हमारे पास चीजें जो हमारे काम, यानी कि उससे हम कोई चीज खरीद नहीं सकते, यानी कि घर हो गया, ठीक हो गया, जो हमारे पास गोल्ड है वो हो गया, जो चीजें घर में होती हैं उसको कैपिटल कहते हैं। डेबिट क्या होता है, जो हमारे पास पैसा होता है, रुपीज होते हैं, उसको डेबिट कहते हैं। अब एसेट इन टोटल दोनों को मिलाकर होता है। अब वो कहते हैं 20 लाख में जो 3/5 है वो कैपिटल है और जो बाकी बच जाता है वो क्या है, डेबिट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। अब कैपिटल और डेबिट फाइंड करना है, ठीक है। कैपिटल क्या दिया गया है, देखें सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि टोटल एसेट कितना है, टोटल एसेट वो हमारे पास है 20 लाख, ठीक है, रुपीज, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, एसेट्स कैपिटल कितना है, वो कहते हैं जो कैपिटल है ना वो हमारे पास फ्रैक्शन में दिया गया, वो है 3/5, ठीक है, ये आ गया। अब हमने कैपिटल फाइंड करना है, कैपिटल इन रुपीज में फाइंड करना है, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्या होगा, टोटल एसेट, क्योंकि ये एसेट का 3/5 है ना, टोटल एसेट मल्टीप्लाई 3/5। अब टोटल एसेट हमारे पास तो है 20 लाख मल्टीप्लाई 3/5। जब हम इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 लाख, 12 लाख हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, यानी कैपिटल कितने का आ गया, 12 लाख का आ गया।
अब हमने डेबिट फाइंड करना है। अब देखो ऊपर बताया गया था कि एसेट किसके इक्वल होता है, एसेट हमारे पास होता है कैपिटल प्लस डेबिट। एसेट क्या होता है हमारे पास, देखें एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट, कैपिटल प्लस डेबिट। अब कैपिटल क्या है हमारे पास 12 लाख, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास फर्ज किया उसमें बैंक में पड़ा हुआ, ये हमारे पास कैश, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एसेट कितना है 20 लाख का है, तो इस कैपिटल को इधर ले जाएंगे। ठीक है, -12 लाख इज इक्वल टू डेबिट। तो डेबिट कितना आ जाएगा हमारे पास, डेबिट इज इक्वल टू, देखो 20 में से 12 निकालें तो कितना आ जाएगा 8 लाख। ठीक हो गया, ये हमारे पास डेबिट आ गया। ठीक है, यही चीज हमने फाइंड करनी थी, ये कैपिटल हमने फाइंड करना था और डेबिट फाइंड करना था, तो टोटल मिला के टोटल एसेट हो जाता है। ठीक है, ये सवाल भी पेपर में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, world lowest temperature in past 100 years was recorded to be -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट किधर किया था वोस्टॉक एंटार्क्टिका। ठीक है, ये सिटी है उसका, ऑन जुलाई 21 1983 में। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये चीजें जो है ना, ये कहाँ गया था, हमने सिर्फ ये सेंटीग्रेड हमें चाहिए और किस में कन्वर्ट करना है वो चाहिए। फार्मूला फ़ारेनहाइट का क्या है, 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 K इक्वल टू C प्लस 273। ये आपको याद होने चाहिए फार्मूलाज। ठीक है, पहले हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, फिर हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमें C दिया गया है, C इज इक्वल टू -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें C दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, देखें पुट करते हैं F इज इक्वल टू 9/5, C की वैल्यू क्या है हमारे पास -89.2 प्लस 32, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई, फर्दर सिंप्लीफाई हम इसको करते हैं, तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो हमारे पास सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 से मल्टीप्लाई करें तो -802.8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, F इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है -160.56 प्लस 32। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -128.5 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट का फार्मूले में ये कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, दूसरा हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टिंग टू केल्विन। ठीक है, अब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं इसको। केल्विन का फॉर्मूला हमारे पास है K इज इक्वल टू C प्लस 273। अब इसमें डायरेक्ट C की वैल्यू लगा देते हैं, तो K इज इक्वल टू -89.2 प्लस 273, तो K हमारे पास क्या आ जाएगा 183.8 केल्विन। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया फ़ारेनहाइट में भी और सेंटीग्रेड में भी, दोनों में हमने इसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी 6-7 का ही क्वेश्चन है, ये उसके पेपर में उनके बुक में है। अ कंपनी हैज penalized by the government act for law equality quality protection if the company has 3 shareholder, 3 shareholder हैं कंपनी में, फरा, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशो। अब उन्होंने इन्वेस्ट किया, एक ने 1% किया, दूसरे ने 2% किया, तहरीम ने 3% किया, और अमाउंट पेनल्टी कितनी हुई? अमाउंट पेनल्टी हमारे पास हुई 4,56,886.97 रुपीज पेनल्टी लगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच शेयर। पेनल्टी होती है कि उस पर जुर्माना हुआ, ठीक है, तो ये जुर्माना कितना हुआ? तो टोटल जो इन्वेस्ट किया पहले वो लिखते हैं, टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ, ठीक है, टोटल पेनल्टी यानी कि टोटल पेनल्टी अमाउंट कितनी, इन्वेस्ट नहीं, टोटल पेनल्टी, क्योंकि पेनल्टी लगी है ना उन्हें, टोटल पेनल्टी कितनी लगी है? 4,56,868.97 रुपीज की पेनल्टी लगी है, ठीक है। अब शेयर कितना था तीनों का? इन्वेस्टमेंट रेशो कितनी थी? रेशो इज इक्वल टू 1:3 और 2:3, ये उनकी रेशो थी, ठीक है। तो टोटल रेशो कितनी हो गई? टोटल रेशो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। टोटल क्या हो गई? 6 हो गई। अब हर किसी का शेयर फाइंड करना है कि किसको कितना शेयर पेनल्टी देना पड़ा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पहला था शेयर ऑफ फरा, फरा का निकालते हैं, फरा का रेशो क्या था? 1 था, टोटल रेशो क्या है? 6 है, मल्टीप्लाई पेनल्टी कितनी है? 4,56,868.97 ये पेनल्टी लगी है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर के जरिए, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 76,144.83 रुपीज की इसको पेनल्टी लगी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? शेयर्स ऑफ शेयर भी ना लिखें, पेनल्टी लिख दें, ठीक है, पेनल्टी लिख दें, ठीक है, इधर भी पेनल्टी लिख दें, ठीक है। शेयर ना होगा ना, ये तो पेनल्टी है ना, पेनल्टी की मद में अमाउंट है, ये भी पेनल्टी ऑफ क्या आ जाएगा? मरियम, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। अब क्या है? 2 टाइम्स था ओवर 6 मल्टीप्लाई 4,56,868.97, तो इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 1,52,289.66 रुपीज। मरियम को पेनल्टी कितने की लगी? 1,52,000। ये देख, ये पहले मेरे ख्याल में आपको शो नहीं हो रहा था, दोबारा बताता हूं। पेनल्टी ऑफ मरियम 2/6 मल्टीप्लाई 4,56,868.97, तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? पेनल्टी ऑफ क्या था? तहरीम, तहरीम ने ज्यादा इन्वेस्ट किए थे, तो जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट भी उसी को होता है, अगर प्रॉफिट हो, अगर लॉस हो तो लॉस भी उसको ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा जो इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट होगा तो ज्यादा प्रॉफिट भी उससे मिलेगा, लॉस होगा तो ज्यादा लॉस भी उससे ही आएगा, ठीक है। ये इसको पेनल्टी पड़ी है 2,28,434.49 रुपीज। ये हमारे पास टोटल क्या हो गया?
क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, यानी एक्सरसाइज 1.3 भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये है चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जितनी भी वीडियोस थी उसमें मैंने क्वेश्चन भी बता दिए, बोर्ड के हवाले से क्वेश्चन बताए, ठीक है, और एसएलओज भी बताया कि ये एसएलओज होते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चन। और अब इसकी हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मिसलिनियस करेंगे ताकि आपको वो भी आ जाए। उसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और उसमें कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं जो इन तीनों एक्सरसाइज से मिलाकर दिए गए, वो भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। आप जरूर ये वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको पता चल सके कौन से क्वेश्चन बताए गए थे इस वीडियो में, कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एसएलओज, बाकी पैटर्न भी आपको बताया जाएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हर नई वीडियो मेरी सबसे पहले मिलेगी। सबसे पहले जब आप YouTube ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी न्यू जो वीडियो आएगी वो भी मिलती रहेगी, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।